हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो स्टडी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मौर्य साम्राज्य को। इससे पहले हम 16 महाजनपदों को और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने ईरानी और यूनानी आक्रमण को भी पढ़ लिया है। मगध साम्राज्य के अंतर्गत हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को पढ़ा था। आज हम दोस्तों देखेंगे मौर्य वंश को। वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखना है, लिखने पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों पूरी वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस पूरी वीडियो का पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जब सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आक्रमण किया था तो कुछ कारणों से दोस्तों वो वापस चला गया था, जैसे कि उसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। तो जब सिकंदर वापस गया था, अपना जीता हुआ क्षेत्र अपने प्रतिनिधि सैलिकुस निकेटर को देकर गया था। तो दोस्तों जिस समय भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सैलिकुस निकेटर था, उस समय उत्तर भारत में नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था। तो धनानंद को दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से पराजित किया था और मौर्य वंश की नींव रखी थी। राजधानी थी मौर्य वंश की पाटलिपुत्र। आचार्य चाणक्य के अन्य नामों को भी देख लेते हैं। आचार्य चाणक्य के दोस्तों अन्य नाम है कौटिल्य, एक है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त दोस्तों बचपन का नाम है आचार्य चाणक्य का। और आचार्य चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। आचार्य चाणक्य की दोस्तों एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जो राजनीति से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों बृहत कथा कोश के अनुसार चाणक्य की जो पत्नी का नाम था वो यशोमती था। चाणक्य की पत्नी कौन थी? यशोमती, बृहत कथा कोश के अनुसार। आचार्य चाणक्य के बारे में मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को उसके सम्मानित पद से हटा दिया जो उसे दरबार में दिया गया था। इस पर चाणक्य ने शपथ ली कि वह उसके परिवार तथा वंश को समूल नष्ट करके नंद से बदला लेगा। ये यहाँ पर दोस्तों मौर्य वंश के शासकों का क्रम है। कुछ शासकों का क्रम आपको याद होना चाहिए, जैसे कि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया, उसके बाद अशोक, अशोक के बाद कुणाल आया था, फिर दशरथ आया था। लेकिन दोस्तों ये शासक याद करना जरूरी नहीं है। जो सबसे अंतिम है, अंतिम शासक है बृहद्रथ। तो पहले 3-4, उसके बाद सबसे अंतिम बृहद्रथ, ये याद करना जरूरी है। इन शासकों का क्रम आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, मौर्य वंश से संबंधित जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं उनको हम देख लेते हैं। कहाँ से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ साहित्यिक साक्ष्य हैं जिनसे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, विदेशी विवरण भी है, पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं जिसमें कि अशोक के शिलालेख वगैरह आ जाते हैं। इनको एक एक करके हम थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। एक दोस्तों ये कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित है अर्थशास्त्र, ये सभी जानते होंगे। अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। एक है दोस्तों कथा सरित सागर, जो कि सोमदेव द्वारा लिखित है, कथा सरित सागर। एक है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त द्वारा। एक है दोस्तों बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र द्वारा। पुराणों से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ भी हैं जिनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ में दोस्तों दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश, दिव्यावदान, इनके बारे में अभी हम थोड़ा सा डिटेल में भी जानेंगे। इनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र है, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन है, इनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विदेशी विवरण को अगर हम देखें तो इसमें दोस्तों मेगास्थनीज की इंडिका है। इसके अलावा दोस्तों विदेशी विवरणों में लेखक स्ट्रैबो हैं, कर्टियस हैं, प्लिनी हैं, प्लूटार्क हैं और जस्टिन भी हैं। ये विदेशी लेखक हैं जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्यों में दोस्तों अशोक के अभिलेख हैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसके अलावा दोस्तों काली पोलिस वाले मृदभांड हैं, भवन हैं दोस्तों जैसे कि स्तूप और गुफा, इनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मुद्राओं में दोस्तों आहत मुद्रा है या पंचमार्क मुद्रा, इनसे हमें दोस्तों मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं दोस्तों एक एक करके मौर्य साम्राज्य के सभी प्रमुख शासकों को। सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। ये हम जान ही चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन रहा है वो 322 बीसी से 298 बीसी तक रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नामों के बारे में देख लेते हैं। जस्टिन द्वारा कहा गया है सेंड्रोकोटस, और दोस्तों यूनानी लेखक एरियन और प्लूटार्क द्वारा कहा गया है एंड्रोकोटस। विलियम जोन्स ने सबसे पहले 1993 में इसकी पहचान की कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस जो कहा गया है यूनानी लेखकों द्वारा, वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनसे भारत को मुक्त कराया। विदेशी आक्रमणकारियों को भारतीय क्षेत्र में नहीं आने दिया, उन्हें बाहर कर दिया। इसलिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का वैज्ञानिक सीमा निर्धारक भी कहा जाता है। स्मिथ, B.A. स्मिथ द्वारा कहा गया है वैज्ञानिक सीमा निर्धारक चंद्रगुप्त मौर्य को।
क्योंकि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बड़े मौर्य साम्राज्य की सीमा निर्धारित की थी, इसलिए इसको वैज्ञानिक सीमा निर्धारक कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से भी बड़ा था। बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक और कर्नाटक से लेकर कश्मीर तक एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। इसीलिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। अभी दोस्तों हमने यहाँ पर देखा था कि जस्टिन द्वारा, जो यूनानी लेखक है जस्टिन, उसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया था। दोस्तों इस यूनानी लेखक जस्टिन से एक प्रश्न और बन जाता है। इसने अपने विवरण में चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख भी किया है। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नियों को देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की दोस्तों दो पत्नियां थीं, दुर्धरा और हेलेना। दुर्धरा दोस्तों मुख्य रानी थी, जो कि नंद वंश की राजकुमारी थी, मतलब धनानंद की पुत्री थी। इसी से दोस्तों बिंदुसार का जन्म भी हुआ था। इसके अलावा दोस्तों हेलेना के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने जब पराजित कर दिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी पुत्री हेलेना से शादी कर ली थी। यूनानी स्रोतों के अनुसार ये हमें पता चलता है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। कब किया था दोस्तों? जब सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो गया था। इसके आगे दोस्तों रुद्रदामन का एक जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि संस्कृत भाषा में जारी सबसे प्राचीन ज्ञात अभिलेख है। इसी से दोस्तों सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। ये यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, ये बार बार पूछा जाता है। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उसके गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा कराया गया था। यह झील गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में गिरनार पहाड़ी के बीच स्थित एक कृत्रिम जलाशय है, जिसका निर्माण सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से कराया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध होता है। इस युद्ध में दोस्तों सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद दोनों के बीच एक संधि होती है। इस संधि में दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को चार प्रमुख क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़ते हैं। ये 4 क्षेत्र थे: एरिया मतलब हेरात, अराकोसिया मतलब कांधार, जेड्रोसिया मतलब बलूचिस्तान, एक है दोस्तों परोपनिस्दी मतलब काबुल। ये 4 क्षेत्र इस संधि में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े थे। इसके अलावा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस निकेटर को इस युद्ध में पराजित कर दिया था, तो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना, उससे चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया। इसके अलावा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए, और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर के इसी राजदूत मेगास्थनीज ने एक पुस्तक इंडिका लिखी थी, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिससे हमें उस समय की जानकारी मिलती है, मतलब मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध कब हुआ था, ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए। 305 बीसी में हुआ था, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा दोस्तों यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम से संबोधित किया है, पालीब्रोथा। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था, अभी हमने देख लिया है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज भाषा अनुवादक के रूप में 304 बीसी में भारत आया था। 299 बीसी तक रहा। भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को ही माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो पुस्तक है इंडिका, उससे हमें मौर्य युग के दौरान प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति और शासन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों इस मैप में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के विस्तार के बारे में पता चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश से लेकर ईरान और अफगानिस्तान तक इसका क्षेत्र था, और दोस्तों कश्मीर से लेकर नीचे कर्नाटक तक इसका क्षेत्र था। यहाँ पर जो क्षेत्र आप देख रहे हैं दोस्तों, यह है दोस्तों उड़ीसा का क्षेत्र, मतलब उस समय कलिंग। तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं जीता था, तो यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य नहीं आया था। बाद में अशोक ने इसको भी जीत लिया था। आगे देखते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, और जैन धर्म में दोस्तों शरीर को त्याग करने की 2 प्रथाएं प्रचलित थीं, संथारा और सल्लेखना। संथारा श्वेतांबर द्वारा प्रयोग की जाती थी, और दोस्तों सल्लेखना दिगंबर द्वारा प्रयोग की जाती थी। जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला मतलब कर्नाटक में बिताए, जहां उन्होंने भोजन और पानी त्याग कर ध्यान और तप में समय बिताया, और अंततः 298 ईसा पूर्व में 298 बीसी में शरीर को छोड़ दिया था। इसी प्रक्रिया को दोस्तों जैन धर्म में, जैन परंपरा में सल्लेखना के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विषय के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ एहनानूर और मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। सोहगोरा ताम्रपत्र जो कि गोरखपुर में है, और महास्थान अभिलेख जो कि बांग्लादेश के बोगरा जिले में है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हैं। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में विवरण देते हैं। इस महास्थान अभिलेख से दोस्तों बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विषय के बारे में जानकारी भी मिलती है। आगे देखते हैं दोस्तों अब हम बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना था।
क्योंकि दोस्तों 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपना शरीर त्याग कर दिया था। तो 298 बीसी में बिंदुसार शासक बनता है और 273 बीसी तक रहता है। बिंदुसार के दोस्तों अन्य नाम है अमित्रघात और भद्रसार। अमित्रघात का मतलब है शत्रु विनाशक और भद्रसार का मतलब है दोस्तों अच्छे गुणों वाला राजा। इसके अलावा दोस्तों बिंदुसार का जो मंत्रिमंडल था उसमें 500 मंत्री थे। मंत्रिमंडल में 500 मंत्री थे और अध्यक्ष कहलाता था खलाटिक। इसके काल में भी दोस्तों प्रधानमंत्री चाणक्य था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही चला आ रहा था, और इसने दोस्तों एक भी युद्ध नहीं लड़ा था। बिंदुसार ने एक भी युद्ध नहीं लड़ा था, क्योंकि दोस्तों बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने ही ऐसा साम्राज्य स्थापित कर दिया था कि बिंदुसार के समय में किसी को युद्ध करने की हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए दोस्तों बिंदुसार ने एक भी युद्ध नहीं लड़ा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके दोस्तों बिंदुसार के 2 पुत्र थे, सुसीम और अशोक। बिंदुसार की मृत्यु के समय सुसीम तक्षशिला अभियान में व्यस्त था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में दोस्तों 2 विद्रोह हुए थे। इन विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, उसके बाद अपने छोटे पुत्र अशोक को भेजा था। दोस्तों प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने राजदूत डायनोसिस या डायनोसियस बिंदुसार के दरबार में भेजा था, और स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता था। तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस भेजा और मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने राजदूत डायनोसियस भेजा। लेखक एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने दोस्तों सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 चीज़ों की मांग की थी: सूखी अंजीर, अंगूर की शराब मतलब अंगूरी मदिरा, और एक दार्शनिक। लेकिन दोस्तों एंटियोकस प्रथम ने सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा तो भिजवा दी, एक दार्शनिक नहीं भिजवाया था। इसके संबंध में कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में एक दार्शनिक नहीं भेजा था। इसके आगे देखते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैनी और सुसीम तक्षशिला का गवर्नर था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध का शासक बना था। अब हम देखते हैं दोस्तों सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक 273 बीसी में शासक बना था, लेकिन दोस्तों उसका राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ था और 232 बीसी तक ये शासक रहा। जन्म दोस्तों हुआ था 304 बीसी में पाटलिपुत्र में, और अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। सिहली अनुश्रुति, सिहली मतलब श्रीलंका, अनुश्रुति महावंश के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना था। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक हुआ था 269 बीसी में। पहले दोस्तों अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। प्रारंभ में दोस्तों अशोक का नाम देखने को मिलता है अभिलेखों में देवनाम पिये या देवनाम प्रिय। पिये का मतलब होता है दोस्तों प्रिय, तो देवनाम प्रिय या देवनाम पिये, और इसके अलावा पियदर्शी या प्रियदर्शी। पुराणों में मिलता है दोस्तों अशोक वर्धन। बौद्ध ग्रंथ में मिलता है चंडाशोक। चंडाशोक का मतलब होता है क्रूर शासक। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार दोस्तों जो अशोक का नाम देखने को मिलता है वो चंडाशोक देखने को मिलता है, और चंडाशोक का अर्थ होता है क्रूर शासक। पहली बार दोस्तों अशोक का नाम अशोक 4 अभिलेखों में देखने को मिला। एक है दोस्तों मास्की जो कि कर्नाटक से प्राप्त हुआ, एक है गुर्जरा मतलब मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ, एक है नेट्टूर जो मैसूर मतलब कर्नाटक से प्राप्त हुआ, एक है दोस्तों उदय गोलम जो कर्नाटक से प्राप्त हुआ। तो इन 4 अभिलेखों में दोस्तों अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। राज्याभिषेक से संबंधित दोस्तों मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। इसके अलावा दोस्तों ये यहाँ पर दोस्तों अशोक के बाद जो शासक आए हैं जैसे कुणाल, दशरथ, संप्रति और सबसे अंतिम था भद्ररथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 269 में 8 घटा दो तो लगभग 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग पर आक्रमण कर कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था अशोक ने। अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसमें हुए नरसंहार से विचलित अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था, मतलब भेरी घोष की नीति त्याग दी और धम्म घोष की नीति अपनाई। धम्म घोष की नीति का मतलब है दोस्तों धम्म की नीति। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म अशोक का व्यक्तिगत धर्म था, उसने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया था। अशोक के धार्मिक जीवन को हम यहाँ देख लेते हैं। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। कश्मीर में दोस्तों अशोक ने धर्मारिणी बिहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई थी। कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नामक नगर भी बसाए थे अशोक ने। राजतरंगिणी के अनुसार ही हमें पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का अनुयायी था
उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी कहा गया है, ये हमने अभी देखा था, जिसका अर्थ है दोस्तों देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे दोस्तों उसके हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों सिहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में अपने भतीजे निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। अशोक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति भी हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। इसके अलावा दोस्तों राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी। 14वें वर्ष, यहाँ 10वें वर्ष की बात थी, बोध गया की यात्रा की थी अशोक ने 10वें वर्ष में, और 14वें वर्ष में दोस्तों धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी अशोक ने। और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी। लुम्बिनी जो कि बुद्ध की जन्मभूमि है। लुम्बिनी को दोस्तों अशोक ने कर मुक्त घोषित कर दिया। पहले जो कर के रूप में 1/6 भाग लिया जाता था, अब वो केवल 1/8 भाग के रूप में लेने की घोषणा की। यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? रुमिनदेही अभिलेख से मिलती है। आगे देखते हैं दोस्तों, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अशोक का पुत्र है महेंद्र और पुत्री है संघमित्रा। तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। रक्षित को बनवासी भेजा था। महारक्षित को दोस्तों यमन देश भेजा, मतलब यूनानी क्षेत्र में। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा था। मंझिम को भेजा था हिमालयवर्ती देशों में। और मंझांतिक को भेजा था दोस्तों कश्मीर और गंधार में। और सोन और उत्तरा भी अशोक के पुत्र हैं। इन दोनों को दोस्तों स्वर्ण भूमि भेजा। दक्षिण पूर्व एशिया मतलब म्यांमार और थाईलैंड भेजा था सोन और उत्तरा को, जो कि ये दोनों भी अशोक के पुत्र हैं। अशोक व उनकी पत्नी करुणाबकी से उत्पन्न पुत्र हैं ये दोनों, सोन व उत्तरा। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक के धम्म की परिभाषा मतलब धर्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अशोक का धम्म सदाचार का धर्म था जो किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं था। सहिष्णुता, उदारता और करुणा इसके त्रिविध आयाम थे। अब हम देखते हैं दोस्तों अशोक के अभिलेखों के बारे में, जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अशोक के अभिलेखों को दोस्तों 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो दोस्तों शिलालेख, मतलब जो शिला पे लिखे जाते हैं, पत्थरों पर लिखे जाते हैं शिलालेख। एक दोस्तों स्तंभ लेख, जो स्तंभ पे लिखे जाते हैं। एक है दोस्तों गुहा लेख, जो गुफाओं में लिखे जाते हैं। शिलालेखों के बारे में देखते हैं दोस्तों। शिलालेखों को भी 2 भागों में बांटा जाता है, बृहद और लघु शिलालेख। बृहद शिलालेख दोस्तों 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और 14 लेखों का ये समूह है। स्तंभ लेख को भी दोस्तों 2 भागों में बांटा जाता है, दीर्घ और लघु। और ये दीर्घ स्तंभ लेख जो 6 भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, इन स्थानों को भी हम देखेंगे। अशोक के अभिलेखों के बारे में आपको ये जानकारी भी याद रखनी है। 1750 में टी पैंथलर ने सबसे पहले दोस्तों दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था। किंतु दोस्तों अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। भबरू अभिलेख, अभी हम दोस्तों इनको डिटेल में भी देखेंगे। तो भबरू अभिलेख जो कि सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख है, जो राजस्थान के विराटनगर में मिला है। इसमें दोस्तों अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। ये जानकारी इससे हमें को मिलती है कि भबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। अशोक पहला ऐसा सम्राट था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया था। अशोक के अभिलेख दोस्तों 4 लिपियों में मिलते हैं और इनकी भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। लिपियाँ 4 हैं और भाषा है इनकी प्राकृत भाषा। इन लिपियों के बारे में हम देख लेते हैं। अभी हमको सभी अभिलेख पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पहले दोस्तों हम यहाँ लिपियों के बारे में देख लेते हैं। तो लिपियाँ हैं दोस्तों ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि। अरमाइक मतलब जो ईरान से आई थी। और ग्रीक लिपि जो यूनानी लिपि है। दोस्तों यहाँ पर ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो हैं ये दोनों भारतीय लिपियाँ हैं। ब्राह्मी लिपि में दोस्तों सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि के अलावा जो खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपियाँ हैं, इनके अभिलेख अगर हमको याद हो जाते हैं तो बाकी के जो बचेंगे वो ब्राह्मी लिपि वाले बचेंगे। खरोष्टी लिपि में 2 अभिलेख हैं, अरमाइक लिपि में केवल 2 अभिलेख हैं, ग्रीक लिपि में केवल 1 अभिलेख है। तो ये दोस्तों ब्राह्मी लिपि के अलावा ये 5 अभिलेख हैं जो कि खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि में हैं। ये अगर हमें 5 याद हो जाते हैं तो इसके अलावा जो बचेंगे दोस्तों वो सारे ब्राह्मी लिपि में होंगे। इसलिए हमें जो याद करने हैं ये 5 याद करने हैं। खरोष्टी लिपि में दोस्तों 2 अभिलेख हैं, सहवाजगढ़ी और मानसेहरा। दोनों दोस्तों पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। सहवाजगढ़ी और मानसेहरा खरोष्टी लिपि से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा अरमाइक लिपि में 2 अभिलेख हैं, तक्षशिला और लगमान। लगमान को दोस्तों लंपाक भी कहा जाता है। लगमान मिला है अफगानिस्तान से और तक्षशिला मिला है पाकिस्तान से। ये दोनों अभिलेख अरमाइक लिपि में हैं। ग्रीक लिपि में दोस्तों 1 अभिलेख मिला है जिसका नाम है सर ए कुना।
अशोक का एकमात्र द्विभाषी अभिलेख है ये सर एक कुना। इसमें 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है, ग्रीक और अरमाइक। अब दोस्तों हम बृहत शिलालेखों के बारे में देखते हैं। इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और ये 14 लेखों का समूह है। इन 14 लेखों को समूह को हम देखते हैं। इनका क्रम आपको याद होना चाहिए। इनके क्रम से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। बृहत शिलालेख जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ये 8 स्थान आपके सामने यहाँ पर ये रहे। कालसी जो कि उत्तराखंड में है, गिरनार गुजरात में है, धौली ओडिशा में है, जोगड़ा दोस्तों ओडिशा में है, येर्रागुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, सहवाजगढ़ी पाकिस्तान में है, मानसेरा पाकिस्तान में है, सोपारा महाराष्ट्र में है। अब इन 14 लेखों का जो समूह है इनको हम देख लेते हैं। इन शिलालेखों को दोस्तों इनके नंबरों से हम ऐसा रिलेट करेंगे जिससे कि ये हमें आसानी से याद हो जाए। जैसे कि दोस्तों पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की बात की गई है और इसके अलावा कहा गया है कि समस्त प्रजा मेरी संतान की तरह है। तो उसको याद करने के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि किसी पशु की बलि देना सबसे गलत काम है, सबसे निंदनीय काम है किसी पशु की बलि देना। तो ये सबसे पहले नंबर पर रखा गया है, पशु बलि की निंदा। हम याद करने के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि जो काम हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, किसी पशु बलि की निंदा करना, तो वो सबसे पहले नंबर पर रखा गया है। दूसरे नंबर पर दोस्तों इस 2 से ही याद हो जाएगा आपको। इसमें दोस्तों 2 चिकित्सा की बात की गई है, पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा। इसके अलावा लोक कल्याणकारी कार्य के संबंध में भी दूसरे शिलालेख में है। तीसरे शिलालेख में दोस्तों राजकीय अधिकारियों, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया है। चौथे शिलालेख में दोस्तों भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई गई है। हमने दोस्तों अभी पढ़ा ही था कि अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई थी। तो ये किस में है? चौथे शिलालेख में। 5वें शिलालेख में दोस्तों धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। धम्म महामात्र के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? 5वें शिलालेख से। 6ठे शिलालेख में दोस्तों आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है और आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है। ये किस में लिखा गया है? 6ठे शिलालेख में। 7वें शिलालेख में दोस्तों सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। अभी दोस्तों हमने पढ़ा भी था कि अशोक का धम्म किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं था। तो 7वें शिलालेख के माध्यम से अशोक ने सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की है। 8वें शिलालेख को देखते हैं। 8वें शिलालेख में दोस्तों सम्राट अशोक की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। 259 BC में, जो कि दोस्तों 10वें वर्ष मतलब राज्याभिषेक के 10वें वर्ष की बात है। तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। इसके अलावा 249 BC में मतलब राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। अभी हमने लुम्बिनी के बारे में पढ़ा भी था। तो 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी सम्राट अशोक ने और 10वें वर्ष राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी। अशोक के 9वें शिलालेख में लोकप्रिय समारोहों की निंदा और नैतिक आचरण पर बल दिया गया है। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। इसमें ख्याति और गौरव की निंदा की गई है और धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वें शिलालेख में दोस्तों धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में सर्वधर्म समभाव और स्त्री महामात्री की चर्चा की गई है। यहाँ सर्वधर्म समभाव का अर्थ है दोस्तों सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान की भावना रखना और उनके बीच सद्भाव बनाए रखना। 13वें शिलालेख में दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन है, पड़ोसी राज्यों का वर्णन है और अपराध करने वाली आटविक जातियों का उल्लेख भी है। तो दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में ही किया गया है, ये हमको याद रखना है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है, तो 13वें शिलालेख में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अंतिम है 14वां शिलालेख। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। यहाँ पर दोस्तों मैंने सभी प्रमुख शिलालेख लिख दिए हैं और उनकी प्राप्ति स्थल इधर लिखे हैं। इनका PDF आपको मिल जाएगा, बाद में भी आप एक बार रिवीजन कर लेना। तो प्रमुख शिलालेख को हम पढ़ लेते हैं। शाहबाजगढ़ी मिला है पेशावर पाकिस्तान से। मानसेरा मिला है हमें हज़ारा, ये भी पाकिस्तान से मिला है। कालसी देहरादून उत्तराखंड से मिला है। गिरनार जूनागढ़ से मिला है, गुजरात में है। धौली दोस्तों पुरी ओडिशा में मिला है। यहाँ ओडिशा के 2 इंपॉर्टेंट हैं, धौली और जोगढ़, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखने हैं आपको। धौली मिला है पुरी उड़ीसा से और जोगढ़ दोस्तों मिला है गंजाम ओडिशा से। सोपारा मिला है थाने महाराष्ट्र से। एर्रेगुड़ी मिला है दोस्तों कुर्नूल आंध्र प्रदेश से। मास्की मिला है रायचूर कर्नाटक से, जो कर्नाटक के हैं वो भी आपको याद रखने हैं, कर्नाटक वाले भी काफ़ी पूछे जाते हैं। मास्की रायचूर कर्नाटक से। गुर्जरा मिला है दोस्तों दतिया मध्य प्रदेश से और ब्रह्मगिरी मिला है मैसूर कर्नाटक से। भबरू मिला है दोस्तों बैराट राजस्थान से। हरोरा मिला है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। जटिंग रामेश्वर मिला है कर्नाटक से। सासाराम मिला है बिहार से। राजुल मंडगिरी मिला है कुर्नूल आंध्र प्रदेश से। गोभी मठ मिला है दोस्तों मैसूर कर्नाटक से। सारूमारू मिला है मध्य प्रदेश से। निट्टूर मिला है कर्नाटक से।
उदयगोलम मिला है बेल्लारी कर्नाटक से दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उदयगोलम सन्नाती मिला है कर्नाटक से है। इसमें दोस्तों जो इंपॉर्टेंट हैं वो जरूर याद रखने हैं आपको। इसके बाद जब मैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से, वो जब मैं आपको कराऊंगा तो उससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर याद रखने हैं आपको। इसके अलावा दोस्तों स्तंभ लेख के बारे में देख लेते हैं। स्तंभ लेख को भी 2 भागों में बांटा है, दीर्घ और लघु। दीर्घ स्तंभ लेखों में दोस्तों लेखों की संख्या 7 है जो 6 भिन्न स्थानों से मिले हैं। तो जहाँ से ये मिले हैं वो याद होना जरूरी है हमको। यहाँ आप देख सकते हैं, पहला है दोस्तों दिल्ली टोपरा। यहाँ 2 जगहों का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि पहले ये टोपरा में था, बाद में दिल्ली लाया गया। टोपरा गाँव हरियाणा में है, यहाँ पर ये स्थापित किया गया था। बाद में दोस्तों फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में स्थापित कराया गया था। इसी प्रकार दोस्तों दिल्ली मेरठ है जो पहले मेरठ में था और ये भी दोस्तों फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में स्थानांतरित कराया गया था। इसके अलावा दोस्तों प्रयाग स्तंभ लेख, पहले ये कौशाम्बी में स्थापित था लेकिन दोस्तों अकबर द्वारा ये प्रयाग में स्थानांतरित किया गया था। लोरिया नंदनगढ़ जो कि बिहार में है, और एक है लोरिया अराराज, ये भी बिहार में है। लास्ट है दोस्तों रामपुरवा, ये भी बिहार में है। ये 3 बिहार के हैं, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अराराज और रामपुरवा। ये वो 6 स्थान है दोस्तों जहाँ से हमें दीर्घ स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। चौथे स्तंभ लेख में दोस्तों अशोक रज्जु को मैं पूर्ण विश्वास करते हुए कहता है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चों को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। अब हम देखते हैं दोस्तों मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर निर्भर है। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों राज्य के 7 अंग हैं। इन 7 अंगों को भी हम देख लेते हैं। 7 अंगों में दोस्तों राजा को सिर कहा गया है, अमात्य को आँख कहा गया है राज्य की, जनपद को जंघा कहा गया है, दुर्ग को बाह कहा गया है, कोष को दोस्तों मुख कहा गया है, दंड बल या सेना को मस्तिष्क कहा गया है और मित्र को कान कहा गया है। तो ये राज्य के 7 अंग हैं। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें वर्णित प्रमुख तीर्थ और अध्यक्ष। इसमें दोस्तों 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष की बात की गई है। तीर्थों के लिए अधिकतर स्थानों पर महामात्र शब्द मिलता है और अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारी मतलब जो मंत्री होते थे वो तीर्थ कहलाते थे। यहाँ दोस्तों मैंने सभी 18 तीर्थ और प्रमुख अध्यक्षों को लिख दिया है। तीर्थों को दोस्तों हम पहले देख लेते हैं। जो प्रमुख तीर्थ हैं वही हमको याद रखने हैं। पहले नंबर पर है दोस्तों पुरोहित। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी और प्रधानमंत्री होता था। और दूसरे पर है प्रशास्ता। प्रशास्ता राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री था। युवराज दोस्तों राजा का उत्तराधिकारी था। समाहर्ता दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था जो कि प्रधानमंत्री के स्तर का होता था। एक है दोस्तों यहाँ सन्निधाता। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। और यहाँ पर दोस्तों ये प्रदेष्टा। प्रदेष्टा न्याय विभाग से संबंधित था। ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। इसके बाद है दोस्तों नायक। नायक दोस्तों सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। इसी प्रकार से दोस्तों आगे के जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं। लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर है आठविक। आठविक दोस्तों वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। अब देखते हैं दोस्तों हम प्रमुख अध्यक्षों को। सबसे पहले नंबर पर है पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष जो होता था वो वाणिज्य या व्यापार का अध्यक्ष होता था। इसके बाद है दोस्तों पोतवा अध्यक्ष जो माप तोल का अध्यक्ष होता था मतलब मापक का अध्यक्ष होता था। तीसरे पर दोस्तों सूनाध्यक्ष जो कि बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था, मांस व्यापार से संबंधित था। इसके बाद है सुराध्यक्ष। सुराध्यक्ष होता था दोस्तों शराब और मदिरा से संबंधित अध्यक्ष। इसके बाद है सीता अध्यक्ष। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीता अध्यक्ष दोस्तों कृषि और राजकीय भूमि का अध्यक्ष होता था। उसके बाद है दोस्तों कुप्याध्यक्ष जो कि वन और उसकी संपदा का अध्यक्ष था। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं यहाँ मुद्रा अध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष जो था पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। मुद्रा अध्यक्ष के ऊपर यहाँ लक्षण अध्यक्ष है जो कि टकसाल का अध्यक्ष होता था। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ये नवा अध्यक्ष जहाज रानी मतलब नौ परिवहन का विभाग का अध्यक्ष होता था। इसके बाद है ये विविता अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष दोस्तों चारागाह का अध्यक्ष होता था मतलब पशु चारण भूमि का अध्यक्ष होता था। चारागाहों से लिया जाने वाला जो कर होता था उसको कहते थे विवित। इसलिए दोस्तों चारागाह मतलब पशु चारण भूमि जो होती थी उसके अध्यक्ष को विविता अध्यक्ष कहते थे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है पत्तना अध्यक्ष जो कि बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था। शुल्काध्यक्ष चुंगी और शुल्क विभाग का अध्यक्ष होता था। देवता अध्यक्ष दोस्तों धार्मिक संस्थानों का अध्यक्ष होता था। अब देखते हैं हम आगे मौर्यकालीन प्रांत के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। इन प्रांतों को अगर हम देखें दोस्तों, एक था दोस्तों उत्तरापथ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ था जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। अवंती था जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। प्राची था जिसको मध्य देश भी कहते थे, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसके अलावा दोस्तों अशोक ने कलिंग को जीतकर
अशोक ने 5वां प्रांत कलिंग को बनाया, जिसकी राजधानी तोसली रखी थी अशोक ने। तो 5वां प्रांत अशोक ने कौन सा बनाया था इन 4 के अलावा? कलिंग को, जिसकी राजधानी थी तोसली। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था जो मंडलों में विभाजित थे। अभी हम दोस्तों इनके बारे में डिटेल में भी जानेंगे, प्रांत और मंडल के बारे में। सोहगोरा और महास्थान से ग्राम शासन की कुछ सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिसमें दोस्तों अन्नागारों और अन्न संचय का उल्लेख मिलता है। यहाँ दोस्तों मौर्य प्रशासन का स्तरीय खंड हम देख लेते हैं, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, जिसका अधिकारी होता था ग्रामणी, और 10 ग्रामों का समूह कहलाता था संग्रहण, और दोस्तों 200 गांवों का समूह कहलाता था खारवटिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं खारवटिक, और 400 ग्रामों का समूह कहलाता था द्रोणमुख, 800 ग्रामों का समूह कहलाता था स्थानीय। ये 4 आपको याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा जो ऊपर के 4 हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों आहार और विषय, ये जिला स्तर का क्षेत्र होता था, जैसे कि अब जिला ऐसे पहले विषय होता था, और इसका अधिकारी दोस्तों विषयपति या स्थानीय कहलाता था। तो स्थानीय के ऊपर होता था आहार या विषय, जिसका अधिकारी विषयपति या स्थानीय कहलाता था। इसके बाद दोस्तों कुछ विषय, मतलब अब जो जिले होते हैं, जिलों को मिलाकर मंडल बनता है, उस समय कुछ विषयों को मिलाकर मंडल बनता था, और मंडल का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो कहलाता था प्रदेष्टा या प्रादेशिक, और कुछ मंडलों को मिलाकर बनता था, मतलब मंडल से ऊपर होता था प्रांत, जिसका प्रमुख अधिकारी कुमार होता था या आर्यपुत्र, और दोस्तों सबसे ऊपर सबसे बड़ा क्षेत्र होता था केंद्र, जिसका प्रमुख दोस्तों सम्राट होता था। इस प्रकार से दोस्तों इनका क्रम आपको याद होना चाहिए। इसके आगे देखते हैं हम अब मौर्यकालीन कुछ कर को देख लेते हैं। मौर्यकालीन कर के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। दोस्तों एक बलि कर होता था जो धार्मिक कर होता था। बलि कर कैसा होता था? एक धार्मिक कर था। इसके बाद है दोस्तों हिरण्य, ये नगद लिया जाने वाला कर था, अनाज के रूप में नहीं लिया जाता था। तो हिरण्य कर जो था वो नगद लिया जाने वाला कर था, ना कि अनाज के रूप में लिया जाने वाला। इसके बाद दोस्तों विष्टि था एक कर, विष्टि दोस्तों एक बेगार था, बेगार कर था। इसके बाद है प्रणय, प्रणय दोस्तों आपातकालीन कर था, और एक था दोस्तों भाग, भूमि से उत्पन्न उत्पादन का एक भाग राजा को प्राप्त होता था, तो ये कर कहलाता था भाग। इसके बाद दोस्तों मौर्य की जो राजकीय मुद्रा थी वो पण कहलाती थी, पण थी, और मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी होता था रूपदर्शक। ये भी आपको याद रखना है, मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? रूपदर्शक। इसके अलावा मौर्य काल में व्यापारियों के काफिलों को कहा जाता था सार्थवाह। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में हम देख लेते हैं। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 अश्वारोही थे, 9,000 दोस्तों हाथी थे, और 8,000 रथ थे। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना बहुत ज़्यादा विशाल थी, जिसमें 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए पृथक विभाग था, जिसमें 30 सदस्य थे। इसमें उच्च अधिकारियों को महामात्र कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार दोस्तों राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार का युद्ध करना चाहिए। तो कौटिल्य ने 3 प्रकार के युद्धों के बारे में बताया है। एक है दोस्तों प्रकाश युद्ध, आमने सामने वाला खुला युद्ध, और दूसरा है दोस्तों कूट युद्ध, जो कि चालाकी, छल कपट और गुप्त रणनीति से संबंधित युद्ध था। तीसरा है दोस्तों तूषणी युद्ध, ये एक अप्रत्यक्ष युद्ध था, जैसे शत्रु राज्य में गृह युद्ध भड़काना, इस प्रकार का युद्ध था तूषणी युद्ध। अब हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था में चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो परंपरागत थे, उन्हीं 4 वर्णों का अर्थशास्त्र में वर्णन किया है चाणक्य ने। मेगास्थनीज ने चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है, किंतु आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। ये 7 वर्ग हैं। दार्शनिक, जो कि पुजारी, भिक्षु, विद्वान आदि थे। कृषक, संख्या में दोस्तों कृषक सर्वाधिक थे, कृषि कार्य करते थे। पशुपालक, पशुपालन का कार्य करते थे। व्यापारी, शिल्प, मुख्यतः दोस्तों ये नगरों में निवास करते थे, व्यापार और शिल्प का काम करते थे। सैनिक दोस्तों संख्या में कृषकों के बाद दूसरे स्थान पर आते थे। छठा है दोस्तों निरीक्षक, ये समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। लास्ट है दोस्तों मंत्री, ये शासक वर्ग और परामर्शदाता होते थे। अब हम देखते हैं दोस्तों मौर्यकालीन वास्तुकला के बारे में। मौर्य काल में मुख्यतः लकड़ी के भवन प्रचलित थे, जिसके पुरातात्विक साक्ष्य वर्तमान पटना क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर थे, जिन्होंने पोलिश युक्त स्तंभ और संरचनाएं बनाई थीं। अशोक ने दोस्तों उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जिसके शीर्ष पर 4 पत्थर के शेर एक ही चक्र पर पीठ से पीठ सटाकर खड़े हैं। ये शेर अहिंसा का प्रतीक है और यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। अब हम अशोक के द्वारा बनाए गए प्रमुख बौद्ध स्तूपों को देखते हैं। ये स्तूप दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार के लिए इंपॉर्टेंट थे, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक थे। जिसमें दोस्तों सांची का महान स्तूप है, जो मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में स्थित है और मौर्यकालीन स्तूपों में सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद है धौलागिरी में शांति स्तूप,
जो कि धौली ओडिशा में है, कलिंग युद्ध स्थल के निकट। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद शांति और सौहार्द के प्रतीक के रूप में इस स्तूप की नींव रखी थी। इसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में कई विशाल मूर्तियां और अशोक के हृदय परिवर्तन को दर्शाने वाले शिलालेख भी हैं। एक है दोस्तों इंपोर्टेंट सारनाथ का धमेक स्तूप। ये सारनाथ मतलब उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख स्थलों में से एक है। एक है दोस्तों पीपर हवा स्तूप, जो कि सबसे प्राचीन बौद्ध स्तूपों में से एक माना जाता है, जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, जिसमें बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। आज की इस वीडियो हमने मौर्य काल को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम मौर्य उत्तर काल को देखेंगे। इस पूरी वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।